वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशंस। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपका इंस्ट्रक्टर संतोष झा। और आज की इस वीडियो सेशंस में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि एक रिक्वेस्ट था क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशंस। कुछ ज़्यादा बात किए हुए बिना, यू नो दैट कि हम जो भी वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, उसमें हम उसका एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव रखते हैं और फिर अपने आउटकम्स तक पहुंचते हैं। तो आपको पता है कि आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आपके सामने लिस्टेड है। और इन दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव वी हैव टू स्टडी अबाउट इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। और आपको पता है कि ये एक मैथमेटिकल पार्ट्स है। तो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है ट्रिगोनोमेट्री। हम क्यों पढ़ते हैं और कोई भी मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आखिर इसका रोल क्या है मेरी लाइफ में। और ये तभी है कि आपको उसे फील करना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्री में हमको क्या पढ़ना है। इसलिए द फर्स्ट पॉइंट इज द इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशंस। मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस करूँगा। नेक्स्ट जब वो ऑब्जर्वेशन आप कर लीजिएगा तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि हाउ विल यू मेजर दैट क्वांटिटी। क्या आप उसे डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं? एंड दैट्स वाई इट इज हैड द डायरेक्ट मेजरमेंट। एंड द सेकेंड द इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अगर आप इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं तो उस प्लेस पर ट्रिगोनोमेट्री को कैसे यूज करते हैं, और क्या ट्रिगोनोमेट्री को यूज करके हम डायरेक्ट मेजरमेंट को आसान कर सकते हैं? आप किसी टूल्स को क्यों यूज करते हैं? क्या आप हाथ से किसी नट बोल्ट को खोल लेते हैं? जरूरी है क्या टूल्स की? लेकिन वही नट बोल्ट अगर ज़्यादा टाइट हो जाए तो आपको एक एक्सटर्नल टूल्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेजरमेंट नहीं कर सकते किसी भी हाइट पर पहुंच के या किसी तरीके से, तो आपको इनडायरेक्ट मेजरमेंट करना पड़ता है। और उस केस में हम हाउ टू यूज ट्रिगोनोमेट्री, वी हैव टू स्टडी दिस। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशंस क्या है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ पॉइंट होगा रिमार्क, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस है। एंड उसके बाद इसमें कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, ग्रीक लेटर्स की चर्चा करेंगे, जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। और फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होगा जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। और फिर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। एंड एज यू नो कि आफ्टर डिस्कशन ऑल थिंग्स वी हैव टू डू सम एक्सरसाइज, ओके। एंड दैट एक्सरसाइज विल बी चैप्टर 8.1 एनसीईआरटी। तो फिर रेडी हो जाइए, निकालिए अपना पेन और कॉपी, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सेशंस। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशंस करने जा रहा हूँ। क्या करूँगा इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशंस? सपोज कीजिए कि आपको अपने क्लासरूम में चलना है बच्चों। तो क्लासरूम में आपके पास क्या ऑब्जेक्ट है? आपके पास ऑब्जेक्ट है टेबल, आपके पास ऑब्जेक्ट होता है चेयर, आपके पास ऑब्जेक्ट है जैसे मान लीजिए डस्टर है, ठीक है। आपके पास और भी बहुत सारे क्लासमेट्स हैं आपके क्लासरूम में। तो हाइट ऑफ द बॉय आप उसको मेजर कर सकते हैं, हाइट ऑफ बॉय। तो मेरे बच्चों, जैसा मैंने कहा कि ये एक ऑब्जर्वेशन है आपके क्लासरूम का। अब आप स्कूल के कैंपस में बाहर निकलिए, ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है बच्चों। अब हम बात करते हैं कैंपस ऑफ स्कूल। तो बच्चों कैंपस ऑफ स्कूल में आपको क्या मिलता है? तो सबसे पहले हो सकता है कि आपके स्कूल के कैंपस में एक नेशनल फ्लैग का टावर, पिलर हो, आपको उसका हाइट की ज़रूरत हो। तो आपने जैसे कहा कि पिलर ऑफ नेशनल फ्लैग, जिस पे आप झंडा फहराते हैं, ठीक है, वो हो सकता है। स्कूल के कैंपस में बहुत सारे ट्रीज होंगे बच्चों। थर्ड, स्कूल के कैंपस में आपके पास एक बिल्डिंग के अलावा दूसरा बिल्डिंग भी हो सकता है बच्चों। तो सपोज कीजिए कि आपके पास वो बिल्डिंग है। और चौथा एक ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपका स्कूल के पास कोई बहुत बड़ा टावर हो या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो और ज़्यादा हाइट का। तो चलिए कोई टावर ही ले लेते हैं, ठीक है। और इस क्लासरूम और कैंपस के ऑब्जर्वेशन के बाद अगर मैं रियल लाइफ के ऑब्जर्वेशन में आऊँगा, तो याद कीजिए कि जब कृष्णाष्टमी होता है, जब कोई स्पेशल छुट्टी होती है, लीव होता है, तो आप क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। तो एक इन्वायरमेंटल से आप काइट का भी ले लीजिए। तो हम एक जनरल जो लीव का दिन होता है, जब आप छुट्टियां मनाते हैं, ओके। सो नॉर्मल डे में आप क्या करते हैं? तो अगर नॉर्मल डे का ऑब्जर्वेशंस बच्चों लिया जाए, तो जैसे काइट फ्लाइंग, आप काइट को फ्लाई कराते हैं। नॉर्मल डे ऑब्जर्वेशंस में छुट्टियों के दिन जनरली आप हिल स्टेशन पे घूमने चले जाते हैं।
तो हिल स्टेशंस का बात करते हैं। इसके साथ साथ अब हो गया ये इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशंस है बच्चों, और इस इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशंस में कितना ज़्यादा प्योरिटी और फील होगा हमें, क्यों ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं उसका ये कॉज पता चलेगा। बच्चों ये टेबल है, ओके, और आपको पता है कि आज की डेट में टेबल का हाइट क्या होता है। ये स्पेशली अगर आप अमेजन से किसी स्टडी टेबल को ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें क्लिक कीजिए तो उसका एक डायमेंशन आपको दिखाई देगा कि ये 3.5 फीट हाइट का है। तो आप कह सकते हैं बच्चों की जो टेबल की हाइट है, अगर हम टैप से जो मीटर स्केल होती है हमारे पास मेजर करें तो ये लगभग 100 सेंटीमीटर इसका हाइट आराम से आप मेजर कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। आपको टेबल की हाइट चाहिए, टेप लीजिए, या टेलर मशीन के पास, टेलर के पास आप जाते हैं तो टेप होता है ना, या घर में भी बहुत सारे लोग रखते हैं, तो टेप से आपने मेजर कर लिया, 100 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। बच्चों जनरली जो क्लास 10th के बच्चे होंगे उसके हाइट इससे ज़्यादा ही होंगे। अगर आप चेयर की बात करें, सपोज कीजिए 80 सेंटीमीटर इसका हाइट है, तो ये बच्चे डायरेक्ट मेजरमेंट आप कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये डस्टर है और मैं इस डस्टर को ऐसे करके खड़ा कर दिया, कहूँगा इसका हाइट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 15 सेंटीमीटर के आसपास है, तो कहेंगे 15 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके क्लासमेट्स, जो आपके क्लास में है, आपके दोस्त, उसका हाइट क्या है, तो आप आराम से कर सकते हैं कि सर क्लास 10th में 14-15 ईयर्स के बच्चे होते हैं और मोस्टली जो उसका हाइट है वो लगभग 150-155 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो हाइट आपने कह दिया कि एवरेज हाइट 155 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाइट को मेजर करने के लिए मुझे किसी भी मैथमेटिकल टूल्स और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड की ज़रूरत नहीं हुआ। सिंपल एक टेप लिया और डायरेक्ट मेजर कर लिया। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट मेजरमेंट था। इसमें हमने इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट मेजरमेंट करके आपको दिखाया कि आप इतने सारे ऑब्जेक्ट का हाइट निकाल सकते हैं। अब जरा सा मैं यहाँ आ जाता हूँ, चौंक गए ना। पिलर ऑफ नेशनल फ्लैग, बताइए नेशनल फ्लैग कितना बड़ा है। और जब से ये न्यू गवर्नमेंट आए हैं, हमारे हर एक सिटी में और इम्पोर्टेंट प्लेस पर, इवन बॉर्डर एरिया में भी हमारे नेशनल फ्लैग को 350 फीट हाइट के ऊपर में फैलाया जाता है। तो ये तो आपने याद कर लिया है, लेकिन अगर आपके कहा जाए कि ये हाइट कैसे निकलेगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर डायरेक्टली, कि इसके हाइट को आप चढ़ के मेजर करेंगे या टेप से मेजर करेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी केस में कैसे करेंगे आप। तो सपोज कीजिए कि आपका नेशनल फ्लैग जो है इस तरीके से है, यहाँ पर है, ठीक है, आप इस तरीके से नेशनल फ्लैग बना दिए। और सपोज कीजिए कि ये आपने एक नेशनल फ्लैग इस तरीके से बना लिए हैं, और ये है आपका तिरंगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका नेशनल फ्लैग है और इसकी हाइट आपको मेजर करना है, लेकिन ये आपके हाइट के पहुंच से बाहर है, बहुत ही लंबा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या करेगा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा और ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है और अपने आँख से ऊपर की तरफ देखेगा टॉप पे, तो उसका जो लाइन ऑफ साइट है वो इस तरीके से यहाँ आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये उसका लाइन ऑफ साइट कहलाएगा और इस तरीके से वो देखेगा, ठीक है। ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एक हॉरिजॉन्टल से इसका डिस्टेंस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस हाइट का अब इस एंगल से क्या रिश्ता है और मैं किस तरीके से इसका हाइट मेजर करूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वो चीज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। इसके हाइट को हम ट्रिगोनोमेट्री से मेजर कर सकते हैं, ओके। तो इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत पड़ी, तो इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस में ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी और हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। तो हम इसको आपको रखे हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट, और आप इस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी टावर का हाइट। इन द सेम वे, मान लीजिए कोई ट्री है और अगर ट्री का हाइट आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस ट्री को हाइट आपको चाहिए तो फिर वंस अगेन वही काम करेंगे। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन को रखा और यहाँ से लाइन ऑफ साइट, ये एंगल निकालेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ये आपका हाइट होगा। अब एंगल का हाइट के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्री को यूज़ करना है, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ओके। चलते हैं बच्चों, बिल्डिंग का हाइट कैसे मेजर करेंगे। सपोज कीजिए कि आपका दोस्त बिल्डिंग में अपने बालकोनी में खड़ा है, ओके, और आप सड़क के किनारे से जा रहे हैं,
आपका दोस्त देखा और बोला हाय बाय बाय, कहाँ जा रहे हो, तो आपने ऐसे करके देखा, आपकी आंख आपके दोस्तों की आंख से मिल गई, लाइन ऑफ साइट हुआ, और जो दोस्त बालकोनी में है वहाँ से एक परपेंडिकुलर आपने रोड पे ड्रॉ कर दीजिए और आप हॉरिजॉन्टल लाइन में से ज्वाइन कर दीजिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। और जब राइट एंगल का ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, सपोज कीजिए कि ये वो बिल्डिंग का पार्ट है और अलोंग साइड ये रोड है, आपका दोस्त यहाँ पर है, और सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये बालकोनी है, तो आपने यहाँ से किया तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर हाइट जो है ये हम फिर इस एंगल का इस हाइट के रिस्पेक्ट में, तो ये सब एक जनरल ऑब्जर्वेशंस है जहाँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्री वी कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इट्स हाइट एंड इट्स बेस एंड इट्स अदर साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल ट्रायंगल। तो ये भी एक मेजरमेंट आपने देखा। तो ये सारे मेजरमेंट एक इनडायरेक्ट था। अगर आपको मैं कहूँ काइट फ्लाइंग, अगर मान लीजिए कोई काइट फ्लाई कर रहा है, उड़ते हुए कभी इधर कभी इधर कभी इधर फ्लाई कर रहा है काइट, तो बच्चों काइट अगर फ्लाई कर रहा है तो उसका भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हाइट चेंज हो रहा है। सपोज कीजिए कि ये आपका काइट है, ठीक है। अब काइट का यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला और ये रहा ऑब्जर्वर जो काइट को पकड़ के फ्लाई करा रहा है, यहाँ आपका ऑब्जर्वर है। तो काइट कभी यहाँ पर है, कभी आपका काइट का जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ गया, कभी काइट जो है हवा के कारण यहाँ पर फ्लाई करके आ गया। तो ये आपके पोजीशन बदल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये पोजीशन आपका बदल रहा है। यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये होगा। तो आप देख रहे हैं ना कि एंगल के साथ साथ हाइट चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस और इस प्रकार से हाइट की कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, environmental observations or how to use trigonometry and where to use trigonometry we have seen here. Now I am going to discuss about the trigonometrical definitions. What is the word trigonometry means? तो आइए इस अब हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, जरा सा इस वर्ड पे आप गौर कीजिए, ट्रिगोनोमेट्री। तो बच्चों इस ट्रिगोनोमेट्री में पहला शब्द है, एक है ट्राई, दूसरा है गॉन और तीसरा है बच्चों मेट्रन। ये तीन है। नो तो ट्राई एक शब्द है, नो गॉन एक शब्द है और मेट्रन कहें तो एक शब्द है। तो बेसिकली बच्चों इंग्लिश में इसे मॉर्फेम कहा जाता है। ओके, और इस मॉर्फेम जो कि इसका मीनिंग क्या है, तो ट्राई का जो मीनिंग है दिस मीन्स थ्री। बच्चों गॉन का मीनिंग क्या है, दिस मीन्स साइड्स। एंड मेट्रन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो मेजरमेंट हो गया बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्री साइड्स एंड मेजरमेंट। अब मेट्रन दी बेस्ड ऑन एंगल्स, क्या होगा बच्चों, ये बेस्ड ऑन एंगल्स। तो बेसिकली हमें करना क्या है ट्रिगोनोमेट्री में, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विथ द साइड्स विद एंगल्स। तो साइड्स का एंगल के साथ रिलेशनशिप इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। और इस ट्रिगोनोमेट्री को हम यूज करके जो हमारा ऑब्जर्वेशन था इन्वायरमेंटल, उसके हाइट्स, उसके एंगल सारे का मेजरमेंट करेंगे। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर मैं एक और चीज़ का डिस्कशन करूँगा कि जब मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस किया, इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशंस किया, तो उसमें इनडायरेक्ट मेथड में आपने क्या पाया कि हाइट के साथ एक बेस लिया, एक उसको हाइपोटेन्यूज से मिलाया, तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और ट्रायंगल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इस वीडियो सेशंस में बच्चों हम सिर्फ उस एंगल की बात करेंगे ट्रायंगल की जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसका एक एंगल 90 डिग्री और दो उसका एक्यूट एंगल होगा। तो हम उसी पर अपने आप को सीमित रखेंगे और उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री हमने देखा। अब बच्चों इसमें हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की। तो आइए देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में हम क्या पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। देयर आर 6 trigonometrical ratios.
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है बच्चों, जैसे कि फर्स्ट आप में लिखेंगे SINE साइन, ओके। दूसरा होता है बच्चों कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, and the fourth trigonometrical ratio is cotangent, and the fifth one is secant, and the last cosecant। देखा आपने। अब ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है, इसके ट्रायंगल जो हमने आपको कहा कि हम राइट एंगल ट्रायंगल का केस लेंगे बच्चों, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बताइए। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? एंगल का साइड से रिलेशंस। तो चलिए हम मान लेते हैं कि दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज द वर्टेक्स सी। सो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ट्रायंगल ABC और एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों। तो अगर आप एंगल C की बात करें तो फॉर एंगल C, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6, इसमें आप किसके लिए निकालने जा रहे हैं? फॉर एंगल C। तो एंगल C के लिए हम निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है कि एंगल C जो है इस बेस के साथ एंगल बना रहा है, और जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने का साइड सबसे बड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। तो AC जो है वो सबसे लार्जर साइड है। A और C का मेजरमेंट जो एंगल का है मुझे पता नहीं, तो फिर भी हम ये मानते हैं कि AC साइड जो है वो BC और AB दोनों के से बड़ा होता है वो। ठीक है। तो इस C के लिए बच्चों ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड इसको बोला जाता है, एडजेसेंट साइड। और C के सामने वाला जो ये साइड है, दिस इज द अपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। ओके बच्चों, अब हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे एंगल साइन का। तो अब देखिए, साइन का अगर आप एंगल C से करते हैं तो साइन ऑफ एंगल C आप ऐसे लिखेंगे, और फिर इसका जो शॉर्ट फॉर्म है साइन का, दैट इज साइन, SIN, और एंगल C को आप डायरेक्ट C कर सकते हैं। ठीक है। तो साइन C की वैल्यू जो होता है बच्चों वो होता है अपोजिट साइड्स। तो ये हो गया ऑपोजिट साइड्स एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है बच्चों। अब अगर आप A के सामने के साइड्स को यहां पर मान लीजिए स्मॉल a आपने कर दिया, और C के सामने के साइड को स्मॉल c, एंड B के सामने के साइड को मान लीजिए अगर आपने स्मॉल b कर दिया, या जनरली हम इसको हाइपोटेनियस मानते हैं, H ले लेते हैं बच्चों। और जो A के सामने का ये एडजेसेंट साइड्स जो है, दिस इज कॉल्ड जनरली बेस। क्या बोलते हैं उसको? बेस। और अपोजिट साइड्स को ऑलवेज बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेन्यूस आ गया। और हम इसे और भी चीज़ से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एंड डिवाइडेड बाय एडजस्ट, हाइपोटेनियस हो गया बच्चों तो H। आप परपेंडिकुलर को P/H भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर ये C है तो C/H भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो बच्चों साइन का इसके साथ ये रिलेशन है। अगर आप कोसाइन की वैल्यू निकालेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल C, तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है cos C। ठीक है बच्चों। और इसका रिलेशनशिप होता है एडजेसेंट साइड्स बाय हाइपोटेन्यूस। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है बच्चों। नाउ एडजेसेंट साइड्स कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक बेस एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस को आपने यहाँ पर A से लिखा है, और हाइपोटेन्यूस इज H, तो A/H भी कर सकते हैं बच्चों। जो थर्ड पॉइंट है उसमें आप निकालते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ एंगल C जब आप निकालेंगे, दिस इज रिटन एज tan C, ओनली TAN, tan C, एंड दैट इज इक्वल टू, ये होता है अपोजिट साइड्स बाय एडजेसेंट साइड्स।
तो ये आपका हो गया ऑपोजिट साइड्स एंड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट साइड आपने यहां पर लिखा है परपेंडिकुलर से और एडजेसेंट साइड को आपने लिखा है बेस से। सो दैट इज व्हाई परपेंडिकुलर इज रिप्रेजेंटेड हियर C एंड बेस इज हियर A। तो बच्चों ये C/A हो गया। ठीक है, तो 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आपने देख लिया। ओके, अब हम चलते हैं एंगल C के लिए, जो बाकी और रेशियोज है बच्चों उसको करने के लिए। ये पार्ट आपका ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स, एंड दिस इज योर C एंड दिस इज ऑल्सो ए परपेंडिकुलर। नाउ हम चौथा रेशियो बच्चे निकाल रहे हैं कोटेंजेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम कोटेंजेंट ऑफ एंगल C करेंगे, दिस इज रिटन एज ओनली COT cot C, cot C, okay, and this cot C can be represented as the opposite of tan, यानी adjacent sides, ये हो जाएगा adjacent side and divided by opposite side। तो मेरे प्यारे बच्चों adjacent by opposite यानी base upon perpendicular, तो ये हो जाएगा base upon perpendicular and that is equal to base is here A and perpendicular is here C, यानी इसका उल्टा। तो मेरे प्यारे बच्चों cot C को आप 1/tan C भी कह सकते हैं। ओके, तो ये रिलेशन आ गया। अब हम बात करते हैं सेक, द फिफ्थ इज सेकेंट, SECANT, सेकेंट ऑफ एंगल C। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको शॉर्ट फॉर्म में सेक, SEC, सेक C लिखा जाता है। ओके, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 1/cos C, ये cos का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos। अब आपको पता है कि cos C में आपने लिखा था एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, इसीलिए सेक C में क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, यानी एडजेसेंट साइड। तो पहले आप एडजेसेंट लिखिए, जैसा कि हमारा फॉर्म है एडजेसेंट साइड, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस इज हियर H एंड एडजेसेंट साइड इज हियर बेस। तो बेस इज फॉर यू दैट इज A, तो ये आपने निकाल लिया। नाउ द लास्ट वन इज कोसेकेंट। अब जो सिक्स्थ फंक्शन है वो हो गया कोसेकेंट ऑफ एंगल C। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर इसको अब क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं कोसेक और C, तो ये हो गया कोसेक और C। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट 1/sin C। ओके, सो sin C की वैल्यू होती है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड्स। ओके बच्चों, तो अब आप क्या लिखेंगे इसको, तो इस तरीके से जो आपका कोसेक C है, क्या हो गया कोसेक C, हाइपोटेनियस इज H एंड ऑपोजिट साइड्स इज C है, तो आपको एक कोसेक C मिल गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल C you have done all the trigonometrical ratios. Now I am going to tell you about what is the trigonometrical ratios for angle A. Okay, so now come here. For angle A, the opposite sides and the adjacent sides will change. और वो किस तरीके से चेंज करेगा बच्चों, ये देखिए। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी भी चीज़ को इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है आपके बगल का, जैसे कि आपके रेसिडेंस के साथ किसी और का रेसिडेंस है, तो एक्चुअली सटा होता है ना, वो तो एडजेसेंट में है, और जो रोड के उस साइड में है उसको आप अपोजिट बोलते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका एंगल है, तो इसके सामने का जो साइड्स है दिस, वो A के लिए अब ये हो जाएगा बच्चों अपोजिट साइड्स, ये हो गया अपोजिट साइड्स, और ये अपोजिट साइड्स 90 डिग्री बना रहा है इसके एडजेसेंट साइड से, तो ये अब हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये A से हम रिप्रेजेंट किए हैं, और इसके साथ ये हो गया एडजेसेंट साइड, क्योंकि A के साथ ये टच कर रहा है। सो दिस इज योर एडजेसेंट साइड, और C के सामने का है बच्चों तो ये C हो गया, और ये अब बनाएगा बेस। ओके, बट इन दिस केस आपने क्या देखा
कि इन बोथ द केसेज हाइपोटेनियस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए और स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे कि हमने साइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, तो दोबारा ही अब शॉर्ट ही चलने देते हैं। तो चलिए साइन ए निकालते हैं डायरेक्ट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे ना ऑपोजिट साइड्स, तो ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय आ जाएगा हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट साइड्स आपके पास ए है, हाइपोटेनियस एच है। फिर आप क्या निकालेंगे इसके लिए बच्चों, कॉस ए। कॉस से क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, तो आप फिर लिखेंगे एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो मेरे प्यारे बच्चों, एडजेसेंट साइड आपके पास C है और हाइपोटेनियस आपके पास H है, तो C/H आ गया। वेरी गुड। नाउ थर्ड पॉइंट हम लेते हैं टेन ऑफ एंगल ए। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेन में क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड्स डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड्स। तो ये हो गया ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब ऑपोजिट साइड्स को आप कहते हैं परपेंडिकुलर, तो कुछ बच्चे परपेंडिकुलर बाय बेस के फॉर्म में करते हैं। परपेंडिकुलर इज हियर ए और ये हो गया आपको सी। ओके, चलिए फोर्थ, जैसा कि आपने सी वाले के केस में देखा कि मैंने आपको कहा कि जो कॉट होता है, जिसको आपको टेंजेंट बोलते हैं, कॉट ए, बेसिकली ये 1/10 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 आपको 3 ही याद रखना है, बाकी 3 क्या होता है, रिवर्स। तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, और ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बच्चों C/A इस ट्रायंगल में। ओके, अब हम चलते हैं 5 कोट के बाद सेक ए। तो अब सेक ए में क्या हो जाएगा बच्चों, 1/cos ऑफ ए। ये ऑब्जर्वेशंस है इसका, देख लीजिए। तो हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट आ गया, हाइपोटेनियस एंड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ओके, हाइपोटेनियस H बाय बेस, एडजेसेंट मीन बेस, एंड सो मेरे प्यारे बच्चों H/C मिला आपको। ओके, नाउ द 6th पॉइंट इज cosec A। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है 1 ऑफ साइन ए, और साइन ए की वैल्यू जो आपको है हाइपो बाय अपोजिट, तो हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड्स, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, हाइपोटेनियस हाई H एंड ऑपोजिट साइड्स इज A। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC में on the basis of angle C you have calculated all the trigonometrical ratios in the form of the ratio of two sides. In the case of angle A, you have already calculated here all the 6 steps. So now I am going to tell you about some of the remarks and some of the important facts on this. Okay, and that remarks will be what? Just see here. Now I do not have a use of this triangle. So just see what is the remark. Why I am telling about some important points like remark. Okay, so remark means that if you see here sin A, this doesn't mean that this not equal to sin multiplied by A. You can't write like this. Okay, sin A is a complete sin A. If you separate the value of sin and A, this doesn't have no meanings. So if they have a sin or A, no meanings. इसके बाद कोई मीनिंग नहीं है. So write only sin, only one space here, and this is A. This is sin A. Okay. So you can see here sin A. So suppose this is the first point. The second point is कि suppose you have written here sin A divided by cos A. You can't cut. आप इस तरीके से A और A को कट नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं कर सकते. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिमार्क्स है यहाँ पर, और भी इस रिमार्क्स का मीनिंग हम आपको बताते हैं. देखिए बच्चों, आपके पास एक ट्रायंगल था और वो राइट एंगल ट्रायंगल था इस तरीके का, और आपने यहाँ पर एंगल A लिया. तो मैंने कहा कि ये A जो है वो वर्टेक्स है राइट एंगल ट्रायंगल का. दिस इज ABC. ओके, आपने यहाँ पर A रखा, ये आपका इनपुट है. क्या है बच्चों? इनपुट है. जैसे होता है ना, हम आटा चक्की पे जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना जो व्हीट होता है गेहूं, उसको उसमें डालते हैं
और आटा निकल जाता है। कैसे निकलता है? आटा अलग जगह से, बीच में क्या होता है? मशीन होता है। तो आपने गेहूं डाला और आटा निकला, किसने कन्वर्ट किया? नीचे का मशीन ने। यहाँ पर बच्चों वही चीज़ है, आपके पास ए है जो कि इनपुट है। इनपुट का मतलब ये आपके पास व्हीट है, गेहूं है, और आपने इसके ऊपर में एक मशीन को अप्लाई किया। तो मशीन है मेरे प्यारे बच्चों साइन। ये मशीन की तरह इस ए पे काम किया और आपको एक नया आउटपुट दे दिया, जिसका मतलब होता है अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेनियस, यानी BC बाय AC। ठीक है बच्चों? तो ये एक मशीन की तरह काम करता है। आप इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं कि ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। आप इसका तीसरा नाम बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन की तरह काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्यों कहा गया? क्योंकि दो साइड का रेशियो है। फंक्शन इसीलिए है कि एंगल ए पर जब अप्लाई किया तो एक नया चीज़ दे दिया तो फंक्शन किया। जैसे हमारे बॉडी फंक्शन करता है, चलना, दौड़ना, फिरना, कूदना, बोलना। इन द सेम वे साइन जब ए पर लगा तो ये रेशियो दिया। तो इसीलिए बच्चों ये ऑपरेटर की तरह काम करता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सीधा साइन लिखेंगे दे डू नॉट हैव एनी मीनिंग्स। तो ये रिमार्क इसीलिए मैंने आपके लिए रखा था। अब दूसरा पॉइंट रिमार्क का देखिए क्या है मेरे बच्चों। रिमार्क में अब क्या होगा कि कभी कभी आपको साइन ए इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो आप इतने टिपिकल वे में लिखेंगे। ओके, सो बेटर है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसे आप सीधा साइन स्क्वायर ए ऐसे करके लिखिए। ठीक है बच्चों? तो अगर आप कहीं पे साइन ए का होल स्क्वायर को ये लिखते हैं, डजेंट मैटर, एकदम सही होगा। उसका शॉर्ट फॉर्म है साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर। लेकिन अगर कोई बच्चा साइन ए के होल स्क्वायर को साइन ए स्क्वायर कर दे तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एंगल का स्क्वायर नहीं कर सकते, फंक्शन का स्क्वायर है। तो आपके पास तो 6 फंक्शन है ना, लेकिन अगर आपने साइन का स्क्वायर निकाला तो यू कैन राइट इन दिस वे। सपोज कीजिए कि आपको साइन ए का कोई वैल्यू है जो रेशियो के फॉर्म में 3/4 है, और आपको हम कहेंगे कि चलो बच्चों साइन स्क्वायर ए निकालिए। तो आप क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर, तो आप करेंगे 3/4 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 9/16। तो ये आपका उत्तर आएगा। ओके, तो एक ये रिमार्क कि शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, कभी भी साइन ए के होल स्क्वायर को एंगल का स्क्वायर नहीं करेंगे, दैट हैव ए डिफरेंट मीनिंग्स। और हम ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू किया है क्लास 10th के लिए, फिर 11th में जाएंगे और फिर जी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लेवल पर भी जाएंगे। इसीलिए हम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं सब कुछ। ओके बच्चों, तो रिमार्क का ये पॉइंट देख लिया आपने। अब रिमार्क का बच्चों एक थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा। ये कॉन्सेप्चुअलाइज है, बीच में कहीं भी अगर ध्यान उधर उधर भटका तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही प्लानिंग वे में ये किया जा रहा है और इसीलिए मुझे समय लग रहा है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको प्रत्येक दिन या एवरी डे या एवरी वीक वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मिलेगा आपको। धीरे धीरे स्टार्ट किया हूँ अभी मैंने। तो थर्ड पॉइंट बच्चों अब मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हो कि साइन ए का पावर -1 अगर कहीं पर है और आप उसे भी सॉर्ट कर देंगे इस तरीके से, तो गलत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर आप क्या बता रहे हैं? अरे आप देखिए, आपने कहा कि साइन ए का होल स्क्वायर है, तो मैंने कहा कि आप ऐसे करिए तो ये सही है, ये 100% राइट है। परंतु फिर आपने कहा कि अगर साइन ए का पावर -1 करूंगा और -1 को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, तो सर ये गलत क्यों हो रहा है? गलत है, उसका रीजन है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा नहीं लिख सकते। साइन ए का पावर -1 का मतलब बच्चों ऐसे हो जाएगा, साइन ए होल टू द पावर -1 मीन्स 1/sin ए होल टू द पावर +1। करते हैं ना आप, किसी पावर +1 को ऊपर लेके चले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। सो दिस इज योर 1/sin ए। बट अगर आपने ये किया ना बच्चों, ये एक डिफरेंट फंक्शंस है जो हम क्लास 10th में भी नहीं पढ़ते, 11th में भी इसका बेसिक चीज़ ही पर छोड़ देते हैं, मेनली हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। तो आइए
अब हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का कुछ बेसिक आइडिया देके आपको छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि आप साइन ए के पावर -1 को साइन पावर -1a नहीं लिख सकते, तो क्यों नहीं लिख सकते? मेरे प्यारे बच्चों, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ये है। इसमें भी 6 कैटेगरी है मेरे दोस्त। पहला एक आएगा आपको साइन इनवर्स ए। कैसे पढ़ेंगे इसको, जरा सा देखिए। इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स ए। बच्चों यहाँ पर आएगा कॉस, इसको पढ़ेंगे कॉस इनवर्स ए। फिर आएगा बच्चों टेन इनवर्स, तो इसको पढ़ेंगे टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स ए। फिर कॉट पे भी आएगा बच्चों, इसको भी पढ़ेंगे कॉट इनवर्स ए। तो ये आपने देखा। इन द सेम वे बच्चों आएगा सेक इनवर्स ए, तो इसको भी आप पढ़ेंगे सेक इनवर्स ए। एंड कॉसेक इनवर्स ए को भी पढ़ेंगे कॉसेक इनवर्स ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इनवर्स वाला पार्ट है ये कहाँ मिलेगा? ये आने वाला है क्लास 12th में। और जैसा कि मैं क्लास 10th के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसके जस्ट बाद 4 वीडियोज़ बनेंगे इसमें, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ऑन द बेसिस ऑफ NCERT। उसके बाद हम तुरंत 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री पे पहुँचेंगे, वो लेवल 2 होगा। फिर हम क्लास 12th के लेवल पे जाएंगे, लेवल 3 होगा। और फिर हम IIT लेवल पे जाएंगे, दैट इज़ द लेवल 4 एंड दैट इज़ द लास्ट पार्ट। सो अगर आप जागरूक हैं, IIT की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेसिक यहाँ से स्टार्ट कीजिए और इंतजार कीजिए हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल वीडियो का आने वाले दिनों में जो आपको मिलेगा। चलिए, तो रिमार्क आपको लग रहा होगा कि कोई छोटा सा पॉइंट होगा जो सर रिमार्क में बताने वाले हैं, लेकिन पता नहीं है रिमार्क ही आपके 5-7 मिनट तो ले ही लिया होगा। ओके, चलिए, अब रिमार्क के बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट रखा है ग्रीक लेटर्स। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 3 का ए पार्ट है जिसमें हमने रखा है ग्रीक लेटर्स, बहुत ही ज़रूरी है। हम बात करेंगे कि हमारे सारे बच्चों को तो पता ही होगा कि लेटर्स क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है। अरे हिंदी में 45 लेटर्स पता है आपको, इंग्लिश में 26 पता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको 26 लेटर्स है, 26 अल्फ़ाबेट है। आप ए से स्टार्ट करते हैं, बी सी डी से, और कहाँ तक जाते हैं बच्चों? जी तक जाते हैं। ओके, अब ग्रीक में बच्चों, जब आप ग्रीक लेटर्स की बात करते हो ना, तो यहाँ पर टोटल लेटर्स कितना है? 25। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा एंड डॉट डॉट ओमेगा। ये ओमेगा है बच्चों, तो ये हो गया ओमेगा। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप स्मॉल अल्फ़ाबेट और कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो मेरे दोस्त ग्रीक में भी स्मॉल और कैपिटल होता है। अब जैसे अल्फ़ा है तो आप ए से ही इसको लिखते हैं, अल्फ़ा, ALPHA। फिर आ गया बी फॉर बीटा, तो इसको बोलते हैं बीटा। जी फॉर गामा, तो ये होता है बच्चों गामा। और ये डेल्टा, DELTA, ये बोलते हैं बच्चों थीटा, THITA। ये कॉन्सिक्यूटिव है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेटर, एंड ये ओमेगा। और इसमें एक बीच में आएगा आपको आयोटा। फिर इसमें एक आता है ओमिक्रॉन, ओम। और फिर इसमें एक साई आएगा बच्चों, एक इसमें जाई आएगा बच्चों, और फिर एक लास्ट में ओमेगा आएगा। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ की बात करूंगा, जैसे कि आयोटा आएगा बच्चों, आई फॉर आयोटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है कि आप नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, होल नंबर पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, रेशनल पढ़ चुके हैं, इरेशनल पढ़ चुके हैं, रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं सारे। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं सुने होंगे। ये आएगा क्लास 12th में। ये क्लास 11-12 का पार्ट है, हम वहाँ पर चर्चा करेंगे बच्चों।
और आई फॉर आयोटा होता है और उसका मीनिंग होगा वहाँ पे √(-1). तो हम ये ग्रीक लेटर वहाँ पर यूज करेंगे, आपको याद रहना चाहिए। फिर ये देखिए ओम, ये आप क्लास 10th में रेजिस्टेंस के लिए यूज किए होंगे। ये भी एक ग्रीक लेटर है, इसको आप बोलते हैं ओम। और ये क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आप पढ़े होंगे। और V=IR जब आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं फिजिक्स में, तब आपको I एम्पियर में और R ओम में लिखना पड़ता है, और इसी का वैल्यू होता है वोल्ट। ठीक है ना। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये भी ग्रीक लेटर है, बहुत यूजफुल है कि नहीं है बच्चों। ये साई है, बड़ा यूजफुल होता है ये साई। और ये साई जो है आपका, ये हम बेसिकली वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट के लिए पढ़ते हैं जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ेंगे, और जब आने वाले क्लासेज में 12th के बाद बीटेक में भी हमारे पास ये मिलेगा, तब ये साई ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा मेरे बच्चों। तो हम इसको याद रखना है मुझे। उसके बाद ये जाई है मेरे दोस्त। जाई जो है बच्चों, जनरली मैथमेटिक्स में यूनिवर्सल सेट के लिए लिखा गया है। जैसे कि अगर आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको सेट थ्योरी पढ़ना है, और सेट थ्योरी में आपको सेट को डिफाइन करना है। सेट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट एंड व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों ये जाई जो कि इस फॉर्म में लिखा जाता है, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट के लिए इसको यूज होता है। ठीक है। और ओमेगा ये आपको मिलेगा 11th क्लास में ही, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। और अगर आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं सर्कुलर मोशन, अगर आप 9th क्लास में सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे है ही एनसीईआरटी में, तो आपको वहाँ ये ओमेगा मिला होगा। इसको हम एंगुलर वेलोसिटी में भी पढ़े थे। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट के लिए ओमेगा होता है। ओके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट के लिए ओमेगा होता है। जैसे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा = आपने पढ़ा था ना, 2π/t एक फॉर्मूला होता है सर्कुलर मोशन में। तो दिस इज ए ग्रीक लेटर। सो ये सारे चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। अब कहेंगे कि सर इतने सारे ग्रीक लेटर्स आप क्यों बता दिए क्लास 10th में, क्या ज़रूरत थी। बेटा एक्सटेंशन है, ताकि आप सतर्क हो जाएं, तैयार रहें कि ये आने वाला है। तो ये आपको अवेयरनेस के लिए दिया गया है। और मोस्टली जो हम यूज़ करेंगे बच्चों आपके इस क्लास 10th में, वो अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 3 एंगल से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, और मोस्टली थीटा से। या तो हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे, जैसे कि देखिए इस ग्रीक लेटर में अब अल्फ़ा, बीटा, गामा को हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई आदमी इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे, समटाइम्स यू हैव रिटन है A, B एंड C, तो आपने यहाँ पर लिखा कि एंगल A = ये एंगल A है बच्चों, दैट इज अल्फ़ा। आपको कहेंगे कि बेटा एंगल B क्या है, तो आप कहेंगे कि सर B = 90 डिग्री। तो ये तो वेल नोन है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। किसी का एंगल C क्या होगा, शायद मैंने मान लिया इसको बीटा, तो एंगल C जो है बेटा ये हो गया बीटा। ठीक है। तो क्या जरूरी है इस ग्रीक लेटर का, देखिए ना, एंगल A में आपको एंगल लगाना पड़ा ज्योमेट्री की तरह, एंगल B लगाना पड़ा, एंगल C लगाना पड़ा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा लिख दें तो ऑलरेडी एंगल को शो करता है ये ग्रीक लेटर। सो दिस इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड दिस इज़ वेरी सिंपल्स। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने देखा ग्रीक लेटर का यूज एंगल को रिप्रेजेंटेशंस में हमें इस क्लास में होना है। उसके बाद हमने जो नोट लिखा था sin² A, sin A का होल स्क्वायर इनवर्स, ये ऑलरेडी आपका डन है। तो नोट के फॉर्म में यदि मान लीजिए आपके पास sin A है, तो इसके होल स्क्वायर को आप क्या करेंगे बच्चों, sin² A। सही है आपका। लेकिन अगर आपको किसी ने साइन का पावर -1 दिया, तो दैट इज इक्वल टू 1/sin A करना है आपको। और sin A का होल टू दी पावर -1 है, तो आप इसे sin इनवर्स A नहीं लिख सकते। ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं। तो ये एक नोट्स भी आपको बता दिया गया। अब हम बात करते हैं बच्चों इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। इसी रिमार्क और इसी ग्रीक लेटर और नोट पे, इसी चीज़ों पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, दिस इज योर ट्रायंगल। ओके। और ये है बच्चों आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अभी यहाँ पर है और हम इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं, एक्सटेंड करते जा रहे हैं। ओके। एंगल इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये एंगल हम फिक्स करके रखे हुए हैं। दिस इज योर ए। मान लीजिए ए एंगल है,
यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, दैट इज मान लीजिए ये पी एम है और ये आपका बी है। सपोज कीजिए कि एंगल आपका सी है, ओके। एंड नाउ वंस अगेन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइक दिस। मान लीजिए कि ये आपका आर है और ये एस है। बच्चों एंगल फिक्स है बट हाइट जो है वो चेंज हो रहा है, ओके। इन ईच एंड एवरी केस आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ से इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा। सपोज कीजिए कि आप करने जा रहे हैं ट्रायंगल ए एम और पी की बात कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ए एम पी जो है वो 90 डिग्री है। ये जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। आप साइन ए का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो बच्चों साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन ए एम, पी एम अपॉन ए पी क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन ए पी होगा, क्योंकि ए के अपोजिट साइड्स, ये आपका अपोजिट साइड्स है, ये आपका हाइपोटेनियस है, तो पी एम अपॉन ए पी। बच्चों अगर आप ट्रायंगल ए बी सी की बात कीजिए, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। यहाँ से अगर साइन ए की वैल्यू आप निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ओके। क्या ये दोनों इक्वल है, पी एम बाई ए पी और बी सी बाई ए सी? ये हम अपने ज्योमेट्रिकल नॉलेज से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर बना हुआ है और मुझे चेक करना है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। क्या है ये, सिमिलर ट्रायंगल्स है। सो सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे है बच्चों, ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल्स है। क्या है ये, सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, ये 90 है, ये 90 है, तो क्या होगा, इसका जो साइड है ए एम अपॉन ए बी करते हैं ना, जो आप पहले पढ़े हुए थे, ए एम अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी, ठीक है बच्चों। तो ये हम कर सकते हैं ना सिमिलर ट्रायंगल के केस में। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर आप ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए पी बाई ए सी कर रहे हैं तो हम इससे किस तरीके से साइन का कैलकुलेशंस करेंगे बताइए। अगर हम ऐसा करते हैं ए एम बाई ए पी इक्वल टू ए पी बाई ए सी, दो ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, सिमिलर बनाना है और इससे मुझे एक एंगल निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए पी एम बाई ए पी है ना, तो पी एम और बाय ए पी, ओके, ये साइन का पार्ट है और यहाँ आपको है ए एम डिवाइडेड बाई एम बी इज इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। तो हम इसे सिमिलरिटी अगर माने तो बाई सिमिलर ट्रायंगल से हमारे पास ये भी तो हम कर सकते हैं कि जैसे ए एम अपॉन ए बी किया और ए पी अपॉन ए सी किया, तो क्या हम इसको दूसरे साइड में एम पी बाई बी सी लिख सकते हैं बताइए। एम पी, दिस इज योर एम पी और दिस इज योर बी सी, क्या है ये, सो दिस इज इक्वल टू एम पी एंड दिस इज इक्वल टू बी सी, नहीं लिख सकते सिमिलर ट्रायंगल में, ओके। अब आपके पास एम पी और दिस ये रिलेशन आ गया, ए एम बाई ए बी, तो ए एम बाई ए बी दैट इज ए पी बाई ए सी दैट इज एम पी बाई बी सी, ये सिमिलर ट्रायंगल्स का आपके पास ये चीज़ निकल गया। अगर आप साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, दिस इज द पी एम अपॉन ए पी, तो आप जरा इस रिलेशन से देखिए, इस रिलेशन से देखिए कि अगर आप इसको यहाँ पर लिख दें और ए सी को मान लीजिए आप वहाँ कर दें, तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन एम पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पर जब आप इस ए सी को वहाँ पर लिखेंगे तो क्या मिला, ए पी बाई एम पी, ये आपको साइन ए मिला ना, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ओके। और जब आप यहाँ से निकाले हैं साइन ए, तो यहाँ से आपको क्या मिला है, बी सी अपॉन ए सी, तो दोनों में रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। एम पी, दिस इज ए पी अपॉन एम पी, ओके, जस्ट ए मिनट, just to write here
this AP is here. You write here AP upon AC is equal to MP upon BC because these two are equals. And so if you write कि BC upon AC, BC को आपने यहाँ पर दिया और AP को यहाँ पर लिख दिया, तो MP upon AP. तो अब देखिए BC अपॉन AC बच्चों साइन ए और PM अपॉन AP भी साइन ए है ना। तो ये दोनों आपको इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये अगर आप साइड की हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको इस एंगल जो सेम है, सो कीपिंग द एंगल इज फिक्स्ड एंड इफ यू चेंज द हाइट देयर इज नो चेंज इन द ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। साइन ए में कोई फर्क नहीं पड़ा, साइन ए उसके इक्वल हो गया बच्चों। साइन ए आप निकाल चुके हैं ना, PM अपॉन AP इस ट्रायंगल में, BC अपॉन AC इस ट्रायंगल में। और जब आप सिमिलरिटी किए तो सिमिलरिटी का रिलेशन होता है AM अपॉन AB, AP अपॉन AC और उसी तरीके से MP अपॉन BC। ओके, तो इसको चेंज कर देने से अगर आप BC को इधर और AC को इधर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये चीज़ आपका साइन ए की वैल्यू निकल जाता है। तो इस रिमार्क में ये पॉइंट मैंने आपको बताया और ये बहुत ही ज़रूरी था और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एंगल को फिक्स रखते हैं और हाइट या किसी साइड्स को बढ़ाते हैं और एंगल चेंज नहीं करता तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका एंगल चेंज नहीं होगा, स्लोप इज ऑलरेडी फिक्स्ड। ओके, ठीक है बच्चों। अब हम इस सारे चीज़ को पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अब NCERT का और फिर उस एग्जाम्पल से आपको कोई चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1 उठाते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए साइन ए इक्वल टू 4/3, साइन ए इक्वल टू 4/3 आपको गिवन है और फाइंड दी अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ये क्वेश्चन है। फाइंड दी अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, आपको ये निकालना है बच्चों। ठीक है, 4/3 है बच्चों। सॉल्यूशन देखिए कैसे आप स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशंस में होगा स्टेप 1 में आप क्या करोगे बच्चों, आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले लिखेंगे 4/3। लेकिन बच्चों जब आपको रेशियो में दिया हो ना तो आप क्या करेंगे 4k/3k कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए कि k जो है इज ए रियल नंबर, k इज ए रियल नंबर। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दीजिए और इस रिलेशन में आपको दूसरा वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि ये ऑपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेनियस होता है और ये आपको 4/3 दिया हुआ है। ओके, तो मेरे बच्चों सॉरी ये आपको 10A है, वही मुझे लगा कि ये 4 ऊपर में क्यों है। दिस इज योर 10A। ओके, सो 10A/4/3 है। सो नाउ इट इज 10A। क्योंकि साइन अगर होता बच्चों तो 4/3 हम नहीं ले सकते, बताऊंगा आपको रीजन उसका। तो 10A इक्वल टू 4/3 आया तो 10A क्या होता है ऑपोजिट साइड्स और डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड्स, तो 4k और 3k हो गया। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है बच्चों। दिस इज ABC और दिस इज गिवन। तो आप लिखिए कि इन दिस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या करेंगे आप AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। बच्चों AC ये जो बेस है इसको आप कहते हैं ना बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस है बच्चों 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। दिस मीन्स AB का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द 9k स्क्वायर, 16k square and that is 25k square and that is AB square. Okay, so this implies AB equal to root over 25k square. So you can write here 5k multiplied by 5k. ठीक है बच्चों, so 2 pairs है आपके पास
एंड दैट इज इक्वल टू 5K। तो इसीलिए ये जो यूनिट आपको निकला दैट इज 5K। तो आपको ये मिल चुका है हाइपोटेनियस। नाउ यू कैन ईजिली कैलकुलेट द अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज लाइक साइन ए। व्हाट इज साइन ए? साइन ए अगर आप निकालेंगे तो ए आपका बच्चों यहाँ पर जो ए है वो आप इसको मानिए, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ताकि साइन ए और टेन ए होगा तो ये रिलेशन होगा। तो मेरे बच्चों साइन ए का वैल्यू हम निकाल रहे हैं और साइन ए का मतलब होता है ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, ओके। और इस वाले एंगल को जरा सा आप हाईलाइट कर दीजिए। ये एंगल्स है आपके पास, इस एंगल को आप निकाल रहे हैं, ओके। अगर आप ए यहाँ पर माने होते तो 3K/4K यहाँ पे लिखना पड़ता, इसलिए ये बात ध्यान रखना है बाय कीपिंग इन द माइंड कि जो आप निकाल रहे हैं वही इस पिक्चर में होना चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगा ऑपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर याद कीजिए बच्चों, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, ओके। ऑपोजिट साइड्स आपका क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर आपको यहाँ 4K बाय हाइपोटेनियस 5K, सो दैट इज 4/5। मेरे दोस्त 4/5 का मतलब होता है 0.8 लेस देन 1 होता है। तो मेरे दोस्त मैंने आपको कहा था कि अगर मैं यहाँ tan A नहीं लेकर के sin A कर देता तो ये क्या होता? गलत होता। मैंने कुछ देर पहले कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप 4/3 करते तो 1 से ज़्यादा होता। और एक्यूट एंगल में अगर एक 90 हो और 2 एक्यूट एंगल हो तो साइन ए और कॉस ए एक्यूट एंगल में 1 से छोटा होता है। दिस इज ए रिमार्क। इस रिमार्क को आप याद रखिए बच्चों। ये रिमार्क है आपका, क्या रिमार्क है कि फॉर एक्यूट एंगल के रूप में अगर आप लेते हैं, ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन ए, द वैल्यू ऑफ साइन ए, the value of sin A cos A always less than 1 होता है मेरे दोस्त। ये रिमार्क याद रखिएगा आप, ऑलवेज, ठीक है। तो अपोजिट साइड बाय दिस और ये आपका लेस देन 1 आ गया, ये रिमार्क याद रखिए। अब हम इस सॉल्यूशंस का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। साइन ए आपने निकाल लिया, अब आपको चाहिए कॉस ए, क्योंकि रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बच्चों कॉस ए में क्या होता है फिर याद कीजिए, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस होता है मेरे डियर। एडजेसेंट साइड्स जो ए का है वो इसके बगल का साइड होता है, दैट इज यानी बेस होता है मेरे डियर। और हाइपोटेनियस होता है, बेस आपके पास है 3K और हाइपोटेनियस है 5K। मेरे दोस्त कैंसिल हो गया और 5 से 3 में डिवाइड कीजिएगा 0.6, लेकिन इसको बाद में लिखिए, पहले लिखिए 3/5। आंसर तो यही निकल गया, बट रिमार्क को समझाने के लिए मैं इस पे जाऊंगा 0.6 और लेस देन 1, ठीक है बच्चों। चलिए अब tan A तो आपके क्वेश्चन में था, cot A की वैल्यू निकालिए। tan A की वैल्यू था 4K/3K, उसका रिवर्स क्या होता है cot A, तो इसको लिखिए 1/10A और ये हो जाता है बच्चों 3K/4K, ओके। सो यहाँ पर आ गया 3/4, ओके। सो इस केस में बच्चों जो वैल्यू दिया हुआ है 10 हमारा 1 से छोटा हो रहा है, बट ऑलवेज ऐसा काम नहीं होगा मेरे दोस्त, ओके। सो इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये बात आप याद रखिए, क्योंकि ये तो ऑलवेज होगा एक्यूट एंगल के केस में, लेकिन tan A का वैल्यू यहाँ पर तो छोटा है लेकिन हमेशा नहीं होता है, ओके। इसीलिए यहाँ आप ऐसे ही रखिए। अब चलते हैं मेरे दोस्त सेक A को निकालने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा ये 1/cos ऑफ A होता है और cos A का मतलब होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है बच्चों। हाइपोटेनियस आपके पास कितना है, ए बी का फॉर्म है, डिवाइडेड बाय ए सी का फॉर्म आ गया। एक और तरीके से लिख लीजिए, फिर ये 5K आया, ये 3K आया और ये 5/3 आया, दैट इज योर आंसर्स। फिर बच्चों हम चलते हैं cosec A का वैल्यू 1/sin A से रिप्रेजेंट करते हैं। sin A जो होता है मेरे दोस्त ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस,
तो ये हो गया हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस आपके पास डियर ए बी है और ये आपको बी सी है, सो दिस इज 5K एंड दिस इज 4K एंड दिस इज 5/4। तो मेरे दोस्त ये आपका 5 है मेरे बच्चों, 5/4। तो आपने 1 2 3 4 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आप निकाल लिए हैं जैसा कि क्वेश्चन में था, और 10 आपको गिवन था। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल तो आपका क्लियर हो गया। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल बच्चों हम एनसीईआरटी से लेते हैं और चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स हमने देखा, अब एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, और ये बच्चों इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इसको देखिए। इसमें कहता है कि इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स, लिखिए यहाँ पर कि इफ एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स, अगर ये एक्यूट एंगल्स है, ठीक है, सच दैट कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, सच दैट कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ओके, then prove that angle B equal to Q, then prove that angle B is equal to angle Q। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करता हूँ, एंगल B लेता हूँ एक, दिस इज योर ट्रायंगल, ये है आपका एंगल B, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C मान लेते हैं, ओके। तो ये आपका एंगल B है, ये आप ऐसे ही मानिए। सपोज कीजिए कि मैं ऐसा लेता हूँ एक ट्रायंगल, दिस इज योर ट्रायंगल, दिस इज द एंगल B एंड दिस इज A एंड दिस इज C, ओके। अब हम दूसरा एक ट्रायंगल ले लेते हैं PQR, दिस इज योर ट्रायंगल लाइक दिस, दिस इज P, दिस इज R एंड दिस इज Q। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट करना है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है बच्चों। ये है 90 डिग्री और ये है 90 डिग्री, हमें ये और ये एंगल इक्वल करना है। दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल Q, हाउ विल दिस विल बी इक्वल, तो हमें इसको सिमिलर ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। सो यूज ट्रिगोनोमेट्री है, पहले हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, एंड सो साइन B इज इक्वल टू व्हाट, साइन B एडजेसेंट साइड्स बाय हाइपोटेनियस, सो दैट इज BC अपॉन AB, ओके। ये हमने रिलेशन ले लिया। नाउ इन ट्रायंगल PQR, ओके, एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन Q इज इक्वल टू, साइन Q यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी दिस इज रॉन्ग, दिस इज AC अपॉन BC, अभी साइन B AC अपॉन AB and this is sin Q, so this is PR upon RQ, this is PR upon RQ, so sin Q equal to PR by RQ, okay. So we have two relations like sin B and sin Q, so if you use the both sin B and sin Q is equal, this is given here, so right here sin B is equal to sin Q. What do you mean by this? This means AC upon AB is equal to PR upon RQ. This is PR upon RQ. Then by doing these equations, equation number 1, you can compare it. The left hand side sin B, this is sin Q. It is given that कि sin B equal to sin Q, ये given है आपके पास। So given quantity के कारण जो आपने यहाँ पर निकाला है, तो AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ, ठीक है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो आपका रिलेशन है इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए। ए सी अपॉन ए बी है, हम चाहते हैं कि पी आर को यहाँ पर कर दें ताकि ए सी अपॉन पी आर का कुछ रिलेशनशिप हमारे पास निकल जाए। तो चलिए इस एग्जाम्पल्स को अब हम क्या करते हैं, नाउ रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज द रिलेशन इन इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, इसको रीअरेंज कर दीजिए। तो अगर आप रीअरेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी, और हम पी आर को यहाँ पर नीचे कर देते हैं यहाँ पर, और ए बी को यहाँ पर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, अब हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पर, ए बी अपॉन पी क्यू। तो अब जरा से इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, ये है आपका ए सी, आपने ए सी का रेशियो इस पी आर से निकाला, और दूसरा ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये आपका ए बी है, ए बी एंड दिस इज योर पी क्यू। तो इस ट्रायंगल का रेशियो इसके साइड के साथ, इस ट्रायंगल का रेशियो इसके साइड के साथ। ओके, मान लीजिए कि ये जो आपने किया है दैट इज इक्वल टू के, हम इसको लेट कर लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जब ये रिलेशन हमें निकल गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, और उसमें से इसको यूज करके बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी 90 डिग्री है बच्चों। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या करेंगे आप, बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर, या आप रूट को अभी लिखिए ही मत, सीधा लिखिए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर, ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है ए सी स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप थोड़ा सा निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू इंटू के, क्या हो जाएगा, सो आप यहाँ पर लिख दीजिए दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई के, पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई के, यहाँ पर डॉट दे दीजिए एक, और ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो पी आर मल्टीप्लाइड बाई के, और अगर ए सी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा पी आर इंटू के। ठीक है, यहाँ से। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं। ओके, बी सी की वैल्यू ये हो गया, तो अब यहाँ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू। ओके, तो ये हो जाएगा के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज के इंटू पी आर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन हो गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये तो आपने निकाल लिया। अब आप जरा इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जहाँ पर आपको पी आर क्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से जो आपका रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर जो है ये इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिलेशन को थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए, यहाँ से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यू स्क्वायर। सो मेरे डियर्स, यहाँ पर आ गया के स्क्वायर इंटू आर क्यू स्क्वायर। ओके, अब जरा सा इस रिलेशन को गौर से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर इसको मिटाइए और देखिए आपको मिल गया है बी सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इंटू आर क्यू स्क्वायर। ओके, तो आप कह सकते हैं कि बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर आप इसमें रूट ले लेंगे बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू के।
सो के बराबर ये भी है, तो एक रिलेशन और इसके पीछे आ गया बच्चों, BC बाय आर क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू के। इसका मतलब ये हुआ कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या हो गया बच्चों? दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो लिखिए यहाँ पर, नाउ AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ is equal to BC upon RQ is equal to K. Okay, and this is a relationship because both the triangles are similar triangles. So this will be only happen when triangle ABC is similar to the triangle PQR. So due to which similarities? Triple S. Okay. So due to SSS similarities, क्या हो जाएगा? एंगल B is equal to एंगल Q. तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने देख लिया। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप कर सकते हैं और इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो सेशंस में हम चाहते हैं कि इसका एक्सरसाइज 8 पॉइंट करें और यहीं पर इस वीडियो सेशंस को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो सेशन में मैंने एक्सरसाइज 8.1 को भी रखा था। इसको हम नेक्स्ट वीडियो सेशंस में बच्चों देखेंगे और इस वीडियो के साथ आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो सेशंस जो कि एक्सरसाइज 8 पॉइंट को डील करेगा, ओनली 8.1 उसको। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और इस प्लेटफॉर्म पे आइए और फ्री और जब मन हो आराम से इसको पढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशंस में। मुझे अनुमति दीजिए चलने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।